स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत में यूरोपियन कॉलोनियलिज्म की, मतलब यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत, और इसकी पहल की थी पुर्तगालियों ने। हाँ बिल्कुल। ये दिलचस्प है कि वो पहले यूरोपियन थे जिन्होंने भारत तक का, आप कह सकते हैं, डायरेक्ट सी रूट खोजा था। तो चलिए आज इस पूरे सफर को थोड़ा खोलते हैं, उनका आना, उनका असर, फिर लड़ाइयाँ और आखिर में उनका पतन कैसे हुआ। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका मकसद सिर्फ ट्रेड, मतलब सिर्फ व्यापार नहीं था। अच्छा। हाँ, वो असल में जो मसालों का ट्रेड था उस पर अरब और वेनिस के व्यापारियों की जो मोनोपोली थी ना, उसको तोड़ना चाहते थे। और साथ ही ईसाई धर्म का प्रचार करना और अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस, मतलब राजनीतिक दबदबा बनाना, ये भी उनके बड़े गोल्स में से एक था। तो ये कहानी शुरू होती है 1498 से, जब वास्को डिगामा। हाँ, वास्को डिगामा पुर्तगाली एक्सप्लोरर थे। वो केरला के कालीकट पहुंचे। वहां जमोरिन राजा ने स्वागत किया उनका। जमोरिन ने स्वागत तो किया, अरे नहीं से वो यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री व्यापार का एक नया चैप्टर शुरू हुआ, जिसके नतीजा बहुत दूर तक जाने वाले थे। सही कहा। अब यहाँ अपनी पकड़ जमाने में दो पुर्तगाली गवर्नर जनरल का नाम लेना बहुत जरूरी है। कौन थे वो? पहले थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। वो भारत में पहले पुर्तगाली वॉइसरॉय बने। अच्छा। उन्होंने अपनाई ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी? इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि जमीन से ज्यादा समुद्र पर अपना कंट्रोल मजबूत करो, नेवी पर जोर दो। क्योंकि जाहिर है उस टाइम समुद्री रास्ते ही सब कुछ थे, व्यापार के लिए भी और पावर दिखाने के लिए भी। समझ गए। और दूसरे कौन थे? दूसरे थे अफोंसो डी अल्बुकर्क। इनको कई लोग भारत में पुर्तगाली पावर का असली संस्थापक मानते हैं। ओह। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1510 में बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया और गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य का एक तरह से कहें तो हेडक्वार्टर बना दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने मलक्का और हॉर्मूज, जो बहुत अहम ट्रेड पोर्ट्स थे, उन पर भी कब्जा किया। इससे हिंद महासागर में पुर्तगालियों का दबदबा एकदम पक्का हो गया। और मैंने सुना है अल्बुकर्क ने एक और दिलचस्प चीज की थी। उन्होंने पुर्तगालियों को स्थानीय महिलाओं से शादी करने के लिए एनकरेज किया। हाँ बिल्कुल, ये उनकी एक सोची समझी पॉलिसी थी। इसे आप मैरिज अलायंसेस कह सकते हैं। अच्छा, इसका मकसद क्या था? मकसद था कि स्थानीय आबादी के साथ रिश्ते बने, घुल मिल जाएं और एक ऐसी नई जनरेशन तैयार हो जो पुर्तगाल के वफादार हों। इसी से वो लूजो इंडियंस यानी पुर्तगाली भारतीय परिवारों की शुरुआत हुई। ये उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी थी। लेकिन जाहिर है ये सब इतना पीसफुल तो नहीं रहा होगा, विरोध भी हुआ होगा। अरे बिल्कुल, शांति से कहाँ होना था। पुर्तगालियों को जमोरिन से, अरब व्यापारियों से और कई दूसरे भारतीय राजाओं से लगातार लड़ना पड़ा। कोई खास लड़ाई? हाँ, 1509 की दीव की लड़ाई, बैटल ऑफ ड्यू, वो बहुत अहम थी। उसमें उन्होंने मिस्र और गुजरात की मिलीजुली नौसेना को हराया था। ओह। इससे अरब सागर में तो उनका दबदबा पक्का हो गया। हालांकि बाद में, मतलब 17वीं सदी के आसपास, उन्हें मुगलों से और खासकर उभरते हुए मराठों से बहुत कड़ी टक्कर मिली। अच्छा, अगर उनके योगदान या भारत पर असर की बात करें तो क्या कहेंगे? क्या चीजें थी? देखिए, ट्रेड के लिहाज से देखें तो मसाले, रेशम, कपास, ये सब यूरोप पहुंचने लगा। लेकिन शायद उससे भी ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट उन नई फसलों का था जो अपने साथ लाए। जैसे तंबाकू, काजू और मिर्च। सोचिए, आज भारतीय खाने में मिर्च के बिना। हाँ, मिर्च तो बहुत आम है। बिल्कुल, ये पुर्तगालियों की ही देन है। इन फसलों ने यहाँ की खेती और खान पान पर बहुत लंबा असर डाला। और सांस्कृतिक तौर पर क्या असर रहा? कल्चर पर भी असर गहरा था। उन्होंने वेस्टर्न आर्किटेक्चर की शुरुआत की। गोवा, दमन, दीव में आज भी उनके बनाए चर्च और किले दिखते हैं। हाँ, मैंने देखे हैं। और एक और बड़ी बात, एशिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस वो भी पुर्तगालियों ने लगाया। जी हाँ, 1556 में गोवा में पुर्तगालियों ने लगाया था। इससे किताबें छपने लगी, विचारों का प्रसार हुआ। और हाँ, कोंकणी, मराठी जैसी भाषाओं में आज भी कई पुर्तगाली शब्द मिल जाते हैं। अच्छा। और मिलिट्री वाइज देखें तो वो यूरोपीय हथियार और ट्रेनिंग मेथड्स लेकर आए। तो फिर सवाल उठता है कि इतनी मजबूत शुरुआत के बाद उनका दबदबा कम क्यों होने लगा? उनका पतन क्यों हुआ? इसके कई कारण थे। एक तो अंदरूनी दिक्कतें, जैसे उनके अधिकारियों में करप्शन बहुत बढ़ गया था, स्थानीय लोगों का शोषण होता था। और दूसरा, उनकी धार्मिक नीति। वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते थे, फोर्स्ड कन्वर्जन्स। और फिर गोवा इंक्विजिशन
उसने तो उनकी छवि बहुत खराब की। गोवा इंक्विजिशन वो क्या था? वो एक तरह की धार्मिक अदालत थी जहां गैर ईसाइयों और नए बने ईसाइयों पर धर्म के नाम पर काफी सख्ती की गई, अत्याचार भी हुए। इससे लोगों में बहुत गुस्सा और नाराजगी पैदा हुई और बाहर से भी चुनौतियां आई होंगी। हाँ बिल्कुल। 17वीं सदी आते आते डच और अंग्रेज मैदान में आ गए, नई यूरोपियन पावर्स, और वो ज्यादा ताकतवर साबित हुए। हाँ, उनकी नौसेना ज्यादा मजबूत थी, ज्यादा ऑर्गेनाइज थे वो लोग। उन्होंने धीरे धीरे पुर्तगालियों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। और 1661 में तो बॉम्बे का इलाका जो पुर्तगालियों के पास था, वो पुर्तगाली राजकुमारी की शादी में दहेज के तौर पर अंग्रेजों को मिल गया। क्या बात है, दहेज में? हाँ, तो धीरे धीरे उनकी ताकत सिमटती गई और वो बस गोवा, दमन और दीव तक ही रह गए। और फिर इस लंबे सफर का अंत कैसे हुआ? अंत हुआ भारत की आजादी के बाद 1961 में, जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। ऑपरेशन विजय? हाँ, the land returned to its people. और इसके तहत गोवा, दमन और दीव को भारत में मिला लिया गया। और इसी के साथ भारत में 451 साल का पुर्तगाली शासन खत्म हुआ। 451 साल बहुत लंबा समय है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पुर्तगाली भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद के एक तरह से पायोनियर्स थे। बिल्कुल अग्रदूत थे वो। भले ही उनका साम्राज्य बाद में अंग्रेजों जितना नहीं फैला, लेकिन उनका असर तो आज भी दिखता है कल्चर में, ट्रेड में, खाने पीने में, आर्किटेक्चर में। सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि अगर पुर्तगाली ये सब चीजें, नई फसलें, प्रिंटिंग प्रेस या शुरुआती यूरोपियन कांटेक्ट लेकर ना आते, तो आज भारत का जो डेवलपमेंट पाथ रहा है, यहाँ का समाज है, वो शायद कितना अलग होता। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इतिहास की ये व्हाट इफ्स हमेशा बहुत दिलचस्प होती हैं।